मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट ले आया हूं। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी। बच्चों, ये तो आदमी के लिए हमेशा एक कौतूहल का विषय है। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ये चांद तारे क्या है, चांद सितारे क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने बनाया। माना कि माइथोल रिलीजियस थ्योरी तो बहुत कुछ बताती है, हर एक धर्म अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन हमें उन चीज़ों को देखना है जो कि हमारे नेकेड आई से लगता है कि नहीं ये सही है, जिसको कि हम थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हो, जिस चीज़ को हम समझ सकते हो कि नहीं इसमें साइंटिफिकली इस चीज़ को हम बताते हैं कि नहीं ये ऐसे हुआ होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। शुरू से ही बहुत से एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री, जिन्होंने कि अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग चीज बताई। उन्होंने बताया यूनिवर्स ऐसे बना, किसी ने बताया चांद ऐसे बना, किसी ने बताया सन ऐसे बना, किसी ने बताया ये स्टार वगैरह ऐसे हैं। लेकिन हर एक चीज को जो है उसको जब कभी कभी उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा गया कि अभी बताइए कि अगर ये ऐसे है तो ये कैसे है, ये कैसे है तो ये कैसे है, उसी समय वो थ्योरी फेल हो गई। लेकिन वर्ष 1920 1920 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका की नाम था एडविन पावल हब्बल। ये अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देख रहे थे, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो स्टार है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? बच्चों, मानो कि ये स्टार है, ऐसे ऐसे कोई एक स्टार है, ठीक है, यूनिवर्स में, उसका नाम मान लो कि ए है, दूसरा स्टार है माना कि ये बी है। तो उन्होंने देखा कि आज जब उन्होंने देखा कि इसके बीच में मान लो कि डिस्टेंस क्या है, जस्ट इमेजिन करो कि उन्होंने देखा कि आज डिस्टेंस डी है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि ये डिस्टेंस जो है ये डी प्लस हो गया, ये डी प्लस हो गया। कुछ दिनों बाद ये डी प्लस प्लस हो गया। मतलब क्या है यहां पर? मेरे कहने का मतलब है कि ये प्लस प्लस, हम इस बात को कल डिनोट कर रहे हैं कि इन सभी स्टार्स के बीच में दूरियां बढ़ रही है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जिस यूनिवर्स को हम देख रहे हैं, जिसको कि नेकेड आई से हम देख रहे हैं, उसमें जो है कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन हो रहा है, सब चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही है, सब चीजें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, और अभी भी वो कांस्टेंट, कोई भी स्टार, कोई भी चीजें जो है कांस्टेंट नहीं है। तब डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर इस बारे में सोचना शुरू किए। बेस तो इन्होंने बना दिया कि कोई चीज है ऐसा, कई एस्ट्रोनॉमर ने इस पे चीजों को समझने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली एक बेल्जियम के साइंटिस्ट, बेल्जियम मिस्टर जॉर्ज लेमेट्रे, इन्होंने 1927 में बिग बैंग थ्योरी को दिया और उन्होंने उस चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने की भी कोशिश किया। रैंडम नहीं बता दिया कि ऐसा हुआ है, उन्होंने इसके पीछे अपनी एक लॉजिक भी दिया। उस लॉजिक को भी हम समझते हैं कि कैसे उन्होंने प्रूव किया कि ये हुआ है, और अब तक इस थ्योरी को कोई भी काट नहीं पाया है। इसीलिए इस थ्योरी को हम बार बार पढ़ते हैं कि इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड का आविष्कार कैसे हुआ है। उन्होंने बताया कि आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले, मतलब 13.7 बिलियन ईयर बैक, एक अजीब सी घटना हुई, अजीब सी घटना हुई। क्या घटना हुई भैया? उन्होंने कहा कि एक कोई सिंगल एटम था जो कि स्मॉलेस्ट था, जिसको समझे कि हम नैनो माइक्रोस्कोप से शायद नहीं सोच सकते देखने को है। उन्होंने कहा कि ये कहीं से भी आया इसी स्पेस के अंदर। उसी समय क्या हुआ कि, लेकिन ये एक ऐसा था जैसे कि हमने बनाया हुआ है कि इसी को इन्होंने कहा है सिंगुलरिटी,
ये सिंगल एटम जिसको मिल रहा है, इसको हमने मान लिया कि ये वही सिंगुलरिटी है जिसको कि हम यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये था तो सिंगल एटम, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, दैट यू कांट इमेजिन। तो क्या था वो, लेकिन इसके अंदर इसका वॉल्यूम तो बहुत कम था, ये बहुत कम स्पेस लिया था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी थी। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल तो इतना है, लेकिन घनत्व क्या होता है, मास जब करीब करीब होते हैं उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसी को कहते हैं घनत्व। ये बहुत ज्यादा यहां पर थी। थर्ड चीज क्या थी, इनफाइनाइट हीट। इसमें अचानक ही एक्सप्लोजन हुआ। बच्चों जैसे पटाखा फूटता है ना, वैसे ही हुआ। तो पटाखा तो फूट गया भैया, अब क्या होता है, बिग बैंग, आफ्टर बिग बैंग। इसमें हमने ये विस्फोट हुआ इस पार्टिकल के अंदर। जिस पार्टिकल को हम यहां बता रहे हैं वही पार्टिकल ये यहां पर आया, जिसको कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आफ्टर बिग बैंग व्हाट हैपेंड। बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ, यहीं से पहली बार हमको टाइम मिलता है। दूसरी चीज क्या है, बहुत से ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, गैसेस मिलते हैं, गैसेस के क्लाउड मिलते हैं। तो अब हुआ क्या उसके अंदर, ये यूनिवर्स में छा गया वो हीट एनर्जी। अब आप पूछेंगे कि ये सब कैसे आपको पता है, कैसे मालूम होता है। बच्चों आपने सुना हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल किया था। उसी एटम में एक छोटा सा पार्टिकल जिसकी एनर्जी को उन्होंने इस्तेमाल किया था, है ना, उसको फ्यूज उसके उन्होंने क्या किया था, उस पार्टिकल को तोड़ा था। क्या उसके बाद उस चेन रिएक्शन के बारे में हम नहीं बताएंगे, अभी बहुत उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिजिक्स का टर्म है, ठीक है। उसके बाद लेकिन इतना जरूर आपने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में अचानक धूल का गुब्बार हुआ, आसमान में बादल छा गए, चारों तरफ धूल मिट्टी छाई हुई थी, इनफाइनाइट एनर्जी पैदा हुई, बहुत ज्यादा गर्मी हुई, यहां तक कि नदियों के पानी बॉयल होने लगे, आसपास 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा हो गया, लोग जल कर मर गए, लोग पानी के अंदर कूदे। तब भी क्या हुआ, लोगों को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो डस्ट पार्टिकल हमेशा हमेशा के लिए वायुमंडल में बैठे हैं, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ जमीन पे आके गिर गए। सेम चीज यहां पर हुई है। जब यूनिवर्स में विस्फोट हो गया तो अब यूनिवर्स के बाद क्या होता है, इससे पैदा क्या हुआ, हीट एनर्जी भी बाहर को आ गई, टाइम भी यहीं से टाइम कैलकुलेशन शुरू हो गया, जिसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। और ज्यादातर डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस क्लाउड फॉर्म हो गए। मतलब ये मानकर चलो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या हुआ कि इसके पार्टिकल्स के विस्फोट के बाद ऐसी ऐसी चीजें यूनिवर्स में हो गई। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें मैटर है, पार्टिकल्स हैं, और क्या है, गैस के क्लाउड है, और इनफाइनाइट हीट है, और धड़ाधड़ एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं, धड़ाधड़ एक के बाद टूटते जा रहे थे। लेकिन अब बच्चों ये सोचो कि 1/करोड़, मतलब 1/करोड़वें हिस्से के समय में यूनिवर्स बहुत ही तेजी से एक्सपैंड हुआ। दैट वाज वेरी रैपिड एक्सपेंशन, बहुत तेजी से विस्तार हुआ। यूनिवर्स धाड़ 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 टूटना शुरू हो रहा था, वो उसको तोड़ा तो उसको टूटा, बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसका अल्टीमेटली क्या हुआ, विद इन 3 मिनट्स हम जिस एलिमेंट की बातें करते हैं, कि कहते हैं ना कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे बातें करते रहते हैं। तो पहला जो एटम बना है वो हाइड्रोजन का एटम बना। इसी हाइड्रोजन एटम के बाद जो विद इन 3 मिनट पहला एटम यूनिवर्स को मिल गया था, वो जो बाद में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके इन्होंने हीलियम को फॉर्म किया है, जिसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो यूनिवर्स में हो गया, बादल घना है, गैस टेम्परेचर है, यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन 3 लाख साल के बाद, आफ्टर 3 लाख ईयर्स, व्हाट हैपेंड, ये स्पेस में जो क्लाउड हुए थे, जो हीट एनर्जी थी, ये धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ टेम्परेचर, अल्टीमेटली 4500, मतलब 450 डिग्री केल्विन टेम्परेचर डाउन हो गया। अब टेम्परेचर डाउन होने से क्या हो गया,
आई हैव रिटन हियर दैट यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया। लेकिन ऐसा कहने से कोई काम नहीं चलेगा कि पारदर्शी हो गया। अब बच्चों आओ उसको हम समझते हैं कि हुआ कैसे है, क्या हुआ है। बच्चों मान लो कि इसके फूटने के बाद ऐसे ऐसे क्लाउड चारों तरफ फैल गए, इसके अंदर के पार्टिकल भी है, एनर्जी भी है, मैटर भी है, सब कुछ है। अब क्या होगा कि एक साइंस का नियम है, उसको ज्यादा मैं आप चर्चा करना से होता है, साइंस की स्टूडेंट न होता है। अब क्या होता है कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि एफ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वो G1 इंटू M1 इंटू M2 अपान R² होता है। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स है, जिसके अंदर भी मास है, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं। हम आपके सामने बैठे हुए तो आप भी मुझे खींच रहे हैं, मैं भी आपको खींच रहा हूं, लेकिन वो चूंकि इतना ज्यादा मिनिमम मतलब कि बहुत छोटा होता है कि उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या हुआ यहां पर कि जिस समय ये विस्फोट हुआ है, इसमें अनइवन एनर्जी थी, जो कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग फैली हुई थी। ये नहीं कि एनर्जी का यहां भी अगर एक्स एनर्जी तो यहां भी एक्स है, यहां वाई था यहां पर भी वाई, ऐसा कुछ नहीं था। अब वो एक्स वाई फॉर्म, एक्स वाई जेड हर तरह पर अलग अलग अनइवन था, कहीं कुछ था कहीं कुछ था। अकॉर्डिंगली और भी क्या था, जो मैटर दो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल भी जो थे कहीं पर बहुत ज्यादा डेंस थे। कहीं मान लो यहाँ पर इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, यहाँ पर कहीं दो है, फिर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा ये ऐसे है, इसको ऐसे है। तो इसके अंदर दो चीजें हुई। एक तो कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि जो चीजें होती है, एक तरह की चीजें होती है, करीब आने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है बच्चों कि ये पार्टिकल जो आपस में जुड़ना शुरू हो गए, ये करीब करीब आना शुरू हो गए। ऐसे ही ये यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे खींचते यहाँ पर डेंस होना शुरू हो गए। पहले स्कैटर्ड वे फैले हुए हैं, डेंस होना शुरू हो गए। डेंस होने से क्या रिजल्ट होता है, एक तो इससे डेंस हुए, दूसरा एनर्जी जो है, एनर्जी भी जो है मेटेलिक फॉर्म में आने लगा, वो पदार्थ के रूप में बदलने लगा। क्योंकि आपको बताया कि आपने शायद पढ़ा होगा, साइंस स्टूडेंट है, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था E=mc²। मतलब उन्होंने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब द्रव्यमान को हम एनर्जी में बदल सकते हैं। तो उन्होंने कहा इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। इसका अगर उल्टा कर, इसका मतलब है उन्होंने कहा कि अगर एनर्जी को मास बदल सकते हैं तो मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सेम थिंग यहां पर हो रही थी, लेकिन वो हम नहीं कर रहे थे। वो कहां से हो रहा था, कैसे हो रहा था, नोबडी नोस कि कहां से हो रहा था। अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ तो मान लो कि एनर्जी है, और फिर यहाँ पे ये पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू हो गए। रिजल्ट क्या होगा कि ये चीजें डेंस होने लगी, तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस पर ये पार्टिकल इधर चला गया, ये पार्टिकल इधर चला गया, पार्टिकल इधर चला गया, ये पार्टिकल खिसक कर यहाँ आ गए, खिसका। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि बीच में यहाँ पर गैप फॉर्म होना शुरू हो गया। इसके अंदर गैप फॉर्म शुरू होना, क्योंकि एक जगह पर कंसंट्रेट होने लगे ये सब चीजें। एक पहले यहां पर था तो यहां आ गया, यहां था तो यहां चला गया, यहां था तो यहां चला गया, प्लस एनर्जी। और यहां पर ये फार्मूला भी लगता है कि जब ये M1 M2 जो है, मतलब कि एंड सो ऑन, मतलब कितने पार्टिकल्स है, वो जब एक करीब होने लगे तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि जो इस तरह की चीजें थी, यहाँ पे एक स्पेस पैदा होने लगा है, यहाँ पर एक इन सब चीजों पे एक जगह पैदा होने लगी। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब जगह पैदा होने लगी तो ये चीजें, कोई चीज जैसे मान लो बच्चों की एक कागज ले लो, कागज को जो है, कागज को भिगो दो तुम, ठीक है, पहले तो कागज है, भिगो दो, और फिर कुछ देर बाद उसको रगड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू होगा। मतलब कागज पहले तो पन्ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा रगड़ोगे, पेपर जब घिस जाएगा, हल्का तक लुंगी टाइप निकलने लगेगा, तो देखोगे आसपास चीजें दिखनी शुरू होती है। सेम चीज यहाँ पर मानकर चलो, माना कागज नहीं सॉलिड है, कि अब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। जब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया है तो अब नई नई चीजें बननी शुरू हो गई है। आगे इन्हीं सब चीजों से हम चांद, सितारे और हमारा सोलर सिस्टम जो कुछ भी बना हुआ है, उन सब चीजों की उत्पत्ति होती है, जिसके के बारे में बच्चों हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।